हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लेक्चर नंबर 3 है मेडिको बाय हानी की तरफ से, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है न्यू एसटीबी बुक में से। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को जाकर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। मोनोमर एक छोटा यूनिट है और उसका जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। विच इज पेंटोज शुगर एंड बेस्ड वेयर अ नाइट्रोजनियस बेस मॉलिक्यूल इज अटैच ऑन इट्स first carbon and a phosphate is attached at its fifth carbon of pentose sugar। अगर इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो डायग्राम आप देख रही है आपको। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या फ़र्क है न्यूक्लियोटाइड में और क्या फ़र्क है न्यूक्लियोसाइड में। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक इस तरीके से कार्बन बना है, 5 रिंग कार्बन है हमारे पास, ठीक है। ये इसका है 1 2 3 4 5। ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐसे जो है वो उसको कहते हैं, ऐसे मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का जिसमें पेंटोज शुगर है यानी कि 5 कार्बन शुगर है। अटैच एट फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अटैच होती है और इधर 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसको देखें अगर इस तरीके से, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है यहाँ से, अगर आप इसको देखें, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। फर्स्ट ग्रुप पे एक नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो अटैच है इसकी, और 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इधर पॉइंट देकर जो है ऊपर एक चीज़ मेंशन की गई है कि न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड तो है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ना ये वाला हमारे पास। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इधर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया हमने और इधर जो है वो इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, ठीक है। अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से हटा दें, सिर्फ इधर नाइट्रोजीनियस बेस ही रहने दें, तो ये जो स्ट्रक्चर फिर बचेगा जो कि इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऐसे ही कुछ दिखेगा ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड विच डज नॉट कंटेन फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नोट करते हुए एक बात लिखी है, द DNA एंड RNA आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। DNA और RNA की हम जब बात करेंगे तो DNA जो है और RNA जो है वो किससे बना है, वो 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड से बना है, विच आर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस ग्रुप, जो कि डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं किसकी बेसिस पे, नाइट्रोजीनियस ग्रुप्स की बेसिस पर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब ग्रुप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन सा है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे पास ना 2 तरीके के ग्रुप्स आते हैं नाइट्रोजीनियस बेस को डिस्कस करते हुए। एक आता है पायरीन और एक आता है पैरिमिडीन, ठीक है। ये 2 ग्रुप हैं। अब पायरीन में हमारे पास एडेनाइन और ग्वानाइन आता है और पायरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस का। और अगर हम बात करते हैं पैरिमिडीन की तो इसमें हमारे पास साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरेसिल आता है जो कि हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पायरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पैरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, पायरीन को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, प्योर एज गोल्ड। P रेफर टू पायरीन, S रेफर टू एडेनाइन और गोल्ड रेफर टू ग्वानाइन, प्योर एज गोल्ड। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक साइड याद हो गई तो आपको पैरिमिडीन खुद ही से याद हो जाएगा कि जब एडेनाइन और ग्वानाइन पायरीन के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरेसिल जो है तो हमारे साथ पैरिमिडीन में होंगे। अच्छा, यहीं पर एक और बात भी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करती चलूँ कि हमारे पास जो थाइमीन होता है ना, अच्छा ये जो एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन है ये तो तीनों ऐसे जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो कि हमारे पास DNA में भी मौजूद होता है और RNA में भी मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थाइमाइन की तो थाइमीन जो है वो जस्ट DNA में मौजूद होता है और इसकी जगह RNA में क्या मौजूद होता है, यूरेसिल। यानी कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं बोथ ऑफ DNA एंड RNA। थाइमीन सिर्फ DNA में मौजूद है और यूरेसिल सिर्फ
आरएनए में मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका ज़रूर आपने आंसर जो है वो कमेंट में देना है। अगर इसका आप आंसर देंगे तो तभी मुझे जो है वो आइडिया होगा कितने बच्चों को लेक्चर जो है वो समझ आया है, कितने बच्चों को लेक्चर समझ नहीं आया। आपने किस तरीके से आंसर देना है कमेंट में, लेक्चर नंबर 12 वहाँ लिखना है और इसके नीचे जो है वो आंसर्स आप देते जाएंगे। ठीक है, नंबर डालकर। अच्छा, पहला हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड इज़ द पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? डीएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ। डीएनए किसका पॉलीमर है? RNA इज द पॉलीमर ऑफ। RNA किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट इज कॉल्ड। वो न्यूक्लियोटाइड जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? एग्जाम्पल ऑफ प्यूरीन नाइट्रोजन बेसिस। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था प्यूरीन के पास कौन सी दो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ पायरेमाइड नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि पायरेमाइड नाइट्रोजीनियस बेसिस की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं ये भी मैंने आपको अभी समझाया है। तो इन सारी कीज़ के आपने आंसर जो है वो कमेंट में देने हैं। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम MD-CAT के लिहाज से देखें। वैसे भी सिलेबस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, बट MD-CAT के लिहाज से भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 टाइप के। सिर्फ बेसिक से भी आपको लेके चल रही हूँ। एक हमारे पास होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड और उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मोनोन्यूक्लियोटाइड और इसकी क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या रोल है, वो सब चीज़ें भी हम अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, but sometimes a single nucleotide also work independently as mononucleotide. These mononucleotide have extra phosphate. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। यानी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है जो बहुत सारे मिलते हैं तो वो एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है और फिर वो अपना जो है वो आगे किरदार करता है एज अ DNA या फिर RNA। लेकिन ये तो बात ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं? न्यूक्लियोटाइड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनकर न्यूक्लिक एसिड बनके भी बहुत सारे काम करते हैं। बट लेकिन कुछ जगह पर समटाइम्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। सिर्फ एक ये न्यूक्लियोटाइड जो कि सिर्फ एक मोनोमर है, सिंगली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलीमर की फॉर्म में नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है? सिर्फ एक सिंगल मोनो न्यूक्लियोटाइड बनकर ही जो है वो अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करता है। और उस मोनो न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक क्या ख़ास बात होती है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, अब मोनोन्यूक्लियोटाइड की 2 एग्जांपल्स हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। एक है ADP, एक है ATP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हमारे पास डाइफॉस्फेट होता है इसमें 2 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं, और जब हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है तो इसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ऊपर लिखा है कि दे हैव एन एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, उनके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लाजमी पाया जाता है। ठीक है, MD-CAT में आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ADP कौन से न्यूक्लियोटाइड की टाइप है, मोनो की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की या फिर डाइन्यूक्लियोटाइड की। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में से जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रोल ऑफ ATP क्या होता है। हमारे पास जो लिखा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये काम क्या करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो ये हमारे पास आ गया रोल ऑफ ATP। ATP वर्क्स एट एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। ATP हमारे जिस्म में काम करता है एज एन एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, कैरिंग, एनर्जी को कैरी करने के लिए, एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। और क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल भी है, एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस, किस पे प्रोवाइड करता है? सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं उनको, जो भी हमारे पास मेटाबॉलिकली जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में, उन सबको ATP प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू डिवाइस एनर्जी। ये एनर्जी किधर यूटिलाइज होती है? ड्राइव एनर्जी में। डिमांडिंग रिएक्शंस सच एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कहाँ कहाँ यूज़ होती है? एज ए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो सिंथेसिस होती है उसमें यूज़ होती है। ठीक है, लिपिड्स, जो भी लिपिड्स हमारे पास हैं उसमें
कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस के लिए भी जो भी मेडिकल एनर्जी यूज होती है उसमें भी काम आता है कौन? एटीपी अपना एक अहम किरदार अदा करता है। इस तरीके से कॉन्ट्रेस्ट जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कुछ प्लांट्स की मूवमेंट भी आ गई हैं, ठीक है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, कुछ फ्लैजिला वाले जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो भी हमारी बॉडी के अंदर होता है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? रोल ऑफ एटीपी, एटीपी जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, यानी कि जब हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में, तो 7.3 किलो केल्विन पर मोल एनर्जी जो है वो हमारे पास यूज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी रिलीज कौन करता है? एटीपी रिलीज करता है, और 31.81 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये हमारे पास किलो केल्विन या फिर किलो जूल्स पर मोल पर दोनों आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, किसी भी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, कब रिलीज़ होती है? ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कन्वर्जेशन की है वो आपने याद रखनी है कि एक केल्विन बराबर होता है 4.18 जूल्स के, एक केल्विन किसके बराबर होता है? 4.18 जूल्स के। अब हम जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। हमने पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड को समझा, उसकी टाइप्स को समझा, और अब हम जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड को समझेंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? When two nucleotides are covalently bonded together to form a compound called dinucleotide, जब हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ दो, डाई मतलब सिर्फ दो, सिंगल काम कर रहा था तो उसको हम मोनो कह रहे थे, डाई न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली जो है वो बॉन्ड होंगे, आपस में क्या फॉर्म कर रहे होंगे? एक डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहे होंगे, जिसकी एग्जाम्पल है NAD। NAD इसकी जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? डाई न्यूक्लियोटाइड की, नाइकोटाइन अमाइड एडेनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी है, ठीक है, और डीएनए और आरएनए को ही हम कंबाइनली न्यूक्लिक एसिड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए और आरएनए जो है वो किसकी एग्जांपल है हमारे पास? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं और वो आपस में क्या बना लें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लें, उसको हम क्या कहते हैं? जो है वो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब हम रोल ऑफ डीएनए की बात करते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो हम बात करते हैं रोल ऑफ डीएनए के। डीएनए के क्या क्या रोल हैं? दे हैव वैरायटी ऑफ रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैरायटी ऑफ रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो रोल है। डीएनए परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेरिडिटरी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन एंडेड इन डीएनए, यानी कि हमारे पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या फिर हेरिडिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास जेनेटिक में इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ किधर आके कोड होता है? डीएनए में, ठीक है। हर चीज़ उधर इनकोडेड एट डीएनए, डीएनए के अंदर ही इनकोड होता है। अच्छा, अब हम इसकी तो हमने बात कर ली कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर एक है तो वो मोनो है, अगर दो हैं तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड है, और अगर वो दो से भी ज़्यादा हैं तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। इसकी तो हमने बात कर ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो न्यूक्लियोटाइड जो कि एक मोनोमर है, वो एक पॉलीमर कैसे बनता है, क्या चीज़ है जो उसको जोड़ रही है, तो उस चीज़ या फिर उस ग्लू को हम क्या नाम देते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड विद ईच अदर ड्यू टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक तो न्यूक्लियोटाइड होगा तो वो तो सिंगल ही होगा, बट अगर डाई न्यूक्लियोटाइड भी हैं तो वो कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डेड हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली अटैच है, तो उस जो है वो आपस में उन्होंने जो एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो जो ग्लू है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, वो बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है किसके रिएक्शन से? कंडेंसेशन के रिएक्शन से। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। कोई भी दो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स आपस में मिले और उसमें से जो पानी था, जो वाटर था, उसको निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप। किसके दरमियान होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन? फॉस्फेट ग्रुप। जो हमारे पास, मैंने जो आपको दिखाया था कि एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, इसका ये फॉस्फेट ग्रुप है और इसका ये फॉस्फेट ग्रुप है, इधर इसकी कोई नाइट्रोजीनियस बेस है और इसके इधर कोई नाइट्रोजीनियस बेस है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप, इन दो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान जो है वो एक प्रोसेस होगा, एक रिएक्शन होगा जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है।
इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या होगा, ये दो जो है वो दोनों मिल जाएंगे और इसको क्या कहा जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फेट को और इस फॉस्फेट को जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक इंपॉर्टेंट करके हमारे पास एक बात लिखी है कि इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। इसको क्या कंसीडर किया जाता है, एज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन जो है वो कंसीडर किया जाता है। देखें जैसे इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये इसमें 5th कार्बन पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इधर लगा हुआ है और ये इधर, ये ज्वाइन हुआ फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप से, ये 3 और ये 5th, तीसरा और 5th ज्वाइन होता है, इसका भी तीसरा और इसका भी 5th, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है और ये फिर 5 है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये थर्ड से फिफ्थ जो है वो ज्वाइन होता रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, कुछ इसके की पॉइंट्स है लेक्चर के, उसके आंसर जो है वो आपने कमेंट में इस तरीके से देने हैं कि पहले आप लिखेंगे लेक्चर नंबर 13 और नीचे जो है वो आंसर लिख देंगे। एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड की कौन सी दो एग्जाम्पल्स थी, एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी कितने किलो केल्विन मोल एनर्जी रिलीज होती है। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4th, कि ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। 5th सवाल है, डैश बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वो कौन सा बॉन्ड है जिसको बैकबोन कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड की। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।